Hi everyone, welcome to the second part of assessment and audit. हमने फर्स्ट वाले पार्ट में स्क्रूटिनी तक कवर किया था. Now today we are going to cover best judgment assessment for non-filers of returns and for unregistered persons. So let's start with section 62. सेक्शन बोलता है कि आप टैक्सेबल पर्सन हो, आप पे टैक्स की लायबिलिटी है, आप रजिस्टर्ड भी हो, बट फिर भी आप ठीक से रिटर्न्स फाइल नहीं कर रहे हो, रेगुलरली रिटर्न्स फाइल नहीं कर रहे हो. तो अगर आप अंडर जीएसटी कंसेप्ट ऑफ सेल्फ असेसमेंट एग्जिस्ट कि आपको खुद से बताना पड़ता है कि ये मेरा इनकम है, ये मेरा टैक्स है, ये मैं पे कर रहा है, ये मेरा रिटर्न. लेकिन आप रिटर्न फाइल ही नहीं कर रहे हो तो डिपार्टमेंट को समझेगा कैसे कि आप पे एग्जैक्टली कितने रुपीस की लायबिलिटी है. तो ये कैसे डिटरमिन होता है? तो ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है. बेसिकली डिपार्टमेंट अपने बेस्ट ऑफ द जजमेंट्स को यूज करके आपका असेसमेंट करता है. मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीजें यूज होती है, लाइक आपका पास डेटा या फिर उनके पास कोई इंफॉर्मेशन हो या फिर जनरल इंडस्ट्री में कोई ट्रेंड हो. तो वो सब चीजें या फिर आपके वेंडर्स का डेटा, आपके कस्टमर्स का डेटा, जो भी उनके पास है, वो सब लेके उनको जो बेस्ट लग रहा है वो जजमेंट लेके आपका वो असेसमेंट कर देते हैं. उसको बोलते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट. क्योंकि वहां पे एग्जैक्ट फिगर किसी के सामने कुछ नहीं रहती क्योंकि रिटर्न फाइल नहीं होता है. तो जो भी बेसिक जीएसटी पोर्टल के भी रिपोर्ट्स होती है, लाइक जीएसटी 2B वगैरह, उससे इंफॉर्मेशन फ्लो करके आपकी लायबिलिटी डिटरमिन हो जाती है. नाउ लेट्स सी उसका प्रोसेस कैसा है. तो एक रजिस्टर्ड पर्सन है जो फेल्स टू फर्निश मंथली या फिर फाइनल रिटर्न. मंथली रिटर्न जैसे मैंने मेरे पहले वीडियो में भी बताया था, सिर्फ जीएसटीआर 3B ही मंथली रिटर्न है. जीएसटीआर 1 इज नॉट अ रिटर्न, जीएसटीआर 1 इज ओनली अ स्टेटमेंट. सो जीएसटीआर 3B इज योर मंथली रिटर्न. एंड फाइनल रिटर्न मतलब वो जब आपका रजिस्ट्रेशन बंद हो गया है, आपको एक लास्ट रिटर्न भर के अपनी जिंदगी भर की जीएसटी लायबिलिटी को खत्म करना है, उसको फाइनल रिटर्न बोलते हैं. तो एक तो आपने मंथली या फिर फाइनल रिटर्न फाइल नहीं किया. प्लीज मेक श्योर that you understand this is final return and not annual return. Annual return is GSTR 9 and final return is something जो आप रजिस्ट्रेशन खत्म हो तब फाइल करते हो. तो एक तो उसने ये नहीं किया, प्लस उसको एक नोटिस दी थी हमने कि अरे तेरे तेरा रिटर्न रह गया है, 15 डेज में रिटर्न भर दे. वो नोटिस के बाद 15 डेज भी हो गए, फिर भी रिटर्न नहीं आया. तो बेसिकली रिटर्न फाइल नहीं किया. सेकंड, नोटिस दी, नोटिस के 15 डेज बाद भी रिटर्न नहीं फाइल किया. तब हम बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के लिए लायबल हो सकते हैं. तो उस केस में पीओ प्रॉपर ऑफिसर विल असेस द टैक्स लायबिलिटी ऑन बेस्ट जजमेंट बेसिस. ओके. तो अब इस सब की थोड़ी सी टाइम लिमिट्स है. लेट्स अंडरस्टैंड. तो जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होती है वो पूरी कंप्लीट होने के बाद प्रॉपर ऑफिसर को एक ऑर्डर इशू करना पड़ता है जिसमें सब कुछ लिखा होता है कि ये टैक्स पेयर है, इसने ये किया, इस साल की ये लायबिलिटी है, इतने रुपीज की, उस पर इतना टैक्स है, इतनी इंटरेस्ट है, इतना इंटरेस्ट है, इतनी पेनल्टी है, फाइनल अमाउंट पेबल ये है और ये आपको भरनी है. इसका एक प्रॉपर स्टेटमेंट रहता है जिसको असेसमेंट ऑर्डर बोलते हैं. तो ये असेसमेंट ऑर्डर कब तक इश्यू होनी चाहिए, इसका एक टाइम लिमिट है. अब टाइम लिमिट कैसा है? So first, you have to take the financial year for which the tax liability pertains. Now I'm going to take an example over here. For here, suppose मेरी FY 1920 की एक liability है जो पे करना रह गया है एंड मेरे ऑफिसर के पास कोई तो इन्फॉर्मेशन है कि यार इसकी लायबिलिटी तो अभी है और उसने पे नहीं किया. तो मैं लायबिलिटी पर्टेन्स टू व्हाट, विच FY 1920, वो FY ले लो. फिर उस FY की ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न निकालो. नाउ एनुअल रिटर्न इज GSTR 9. सो FY 1920 के एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट क्या है वो हमें पता करनी है. तो दिस ड्यू डेट is generally 31st December of that year. So 31st December 2020. फर्स्ट स्टेप इज फाइनेंशियल ईयर निकालो. हमने निकाल लिया 1920. सेकंड, उसके एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट वो भी मिली हमें 31st December 2020. एंड द थर्ड थिंग, वहां से 5 साल जोड़ दो. दैट विल बी योर मैक्सिमम टाइम लिमिट जब तक आपने असेसमेंट ऑर्डर इशू करने चाहिए. तो 5 years विल बी 31st December 2025. सो अगर किसी ऑफिसर को कोई भी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पास करनी है, कोई भी ऑर्डर पास करना है, तो FY 1920 के लिए he has time till 31st December 2025. उसके बाद वो असेसमेंट नहीं कर पाएगा, तो तब तक उसको ये केस क्लोज करनी है. यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर कि डिपार्टमेंट ने खुद के लिए बहुत टाइम लिया है. 5 years इज अ वेरी लॉन्ग टाइम. लेकिन यस, दिस इज हाउ
थिंग्स वर्क। तो आपको बस ये याद रखना है कि जिस साल की आपकी लायबिलिटी है उसके एनुअल रिटर्न के बाद 5 साल तक डिपार्टमेंट को क्वेश्चंस पूछ सकता है, आपको बोल सकता है कि आपने रिटर्न फाइल नहीं किया था तो हम आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देंगे। नेक्स्ट, अब आपको ऑर्डर तो आ गई, लेकिन फिर उसके बाद आपको लगा कि अरे ये लायबिलिटी तो सच में छूट गई, ये तो हमने पे करनी चाहिए, या फिर मुझे ज्यादा लिटिगेशन में नहीं पड़ना है, मुझे ये सब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट वगैरह का ठप्पा मुझ पे नहीं लगाना है, तो क्या करेंगे आप? आपकी ऑर्डर फाइनल ऑर्डर आ गई, ऑर्डर हैज बीन पास्ड। फिर भी अगर 30 डेज में आप रिटर्न फाइल कर देते हो, किस पीरियड का? उस पीरियड का जबकि वो ऑर्डर है, लाइक FY 19-20 का रिटर्न आप आज 22, 23, 23, 24 में भी फाइल कर रहे हो, तो आपके ऑर्डर विल बी कंसिडर्ड एज विड्रॉन। ऐसा माना जाएगा कि आपके ऑर्डर विड्रॉ हो गए, भले ही वो फाइनल ऑर्डर पास हो गई है, बट अगर आप बस रिटर्न भर देते हो तो आपके ऑर्डर विड्रॉ हो जाएगा। बट आपकी जो लायबिलिटी है इंटरेस्ट पे करने की, लेट फी पे करने की, जो उस ऑर्डर से आई है, वो वैसे की वैसे ही रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगी। अब ये क्यों ऐसा लिखा है? तो जब आप रिटर्न फाइल करते हो, तो आपका रिटर्न तब तक फाइल ही नहीं होता जब तक आप टैक्स पे नहीं करते, क्योंकि GSTR 3 भी तभी फाइल होता है, या फिर GSTR 9 तभी फाइल होगा जब आप डिफरेंशियल लायबिलिटी पे कर रहे हो। मे बी नॉट GSTR 9, बट 3 भी तो पक्का से तभी पे होता है जब लायबिलिटी आप पे कर रहे हो। लायबिलिटी तो हो गई, लेकिन इंटरेस्ट एंड लेट फी उसका क्या? तो वो 3B से हमेशा पे नहीं होता, वो DRC 03 से पे होता है, सो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट वो अलग से पे होता है। इसलिए डिपार्टमेंट ने खुद को सिक्योर करने के लिए ऐसे बोला है कि भले ही आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, बट इंटरेस्ट एंड लेट फी के लिए हम फिर भी आपके पीछे लग सकते हैं, भले ही ऑर्डर विड्रॉ के लिए। सो प्लीज अंडरस्टैंड, ऑर्डर के 30 डेज में आप रिटर्न फाइल कर दो, आपके ऑर्डर विड्रॉ हो जाएगी, बट इंटरेस्ट एंड लेट फी की लायबिलिटी स्टिल आपके ऊपर रहेगी। सो ये तो कंसेप्ट थे। मैंने इन सारी चीजों को इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक प्रोसेस फ्लो में बिठाया है, जिससे कि आप सब कुछ एक ग्लांस में समझ पाओ। नाउ लेट्स सी यहाँ पे क्या लिखा है। ये जो 17-20 ये दिख रहा है ना, ये डेट्स लिए मैंने रिटर्न्स की, तो समझाती हूँ मैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 20 से। Now, 20th of every month is a due date of GSTR fund. So 20 तारीख मेरी ड्यू डेट है। तो एवरी मंथ क्या होता है, ड्यू डेट के 3 दिन पहले -3 डेज सिस्टम जनरेटेड मैसेज आता है टैक्स पेयर को, जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी है उसको ड्यू डेट के 3 दिन पहले ही मैसेज आता है, रिमाइंडर मैसेज की ड्यू डेट आ रही है, रिटर्न फाइल करो। तो ये हमारी ड्यू डेट है, उसके पहले आ गया हमें एक मैसेज। अब ड्यू डेट हो गई बट रिटर्न फाइल नहीं हुआ, सो हम आ गए 21 तारीख को। फिर भी उसके बाद भी एक सिस्टम जनरेटेड मैसेज आता है या फिर मेल आता है जिसमें लिखा गया था कि ड्यू डेट हो गई और आपने रिटर्न फाइल नहीं किया। ये कब आया? +1 डे के बाद। फिर फिर भी आपने रिटर्न फाइल नहीं किया। अब ड्यू डेट को हो गए 5 दिन, मतलब हम 25th पे आ गए। तो उस 5वें दिन में आपको आएगी एक नोटिस जिसमें लिखा रहेगा कि आपको अब आज से 15 दिन में रिटर्न फाइल करना है, मतलब 25th प्लस 15 डेज में आपको रिटर्न फाइल करना है, और नहीं किया तो हम करेंगे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ये समझ लो, आपने रिटर्न फाइल किया तो स्क्रूटिनी होगी, नहीं फाइल किया भले रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो, आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगी, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास डेटा ही नहीं है आपका जजमेंट असेसमेंट करने के लिए, तो क्या करेंगे वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। सो ड्यू डेट है हमारी 20th। अब ये ड्यू डेट कोई और भी हो सकती है, जैसे ये GSTR 9 की ड्यू डेट हो सकती है, उस केस में दैट विल बी 31 दिसंबर, लेकिन मैं यहाँ इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए 20 वाला एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो ड्यू डेट से 3 दिन पहले आपको एक मैसेज आएगा, फिर भी आपने रिटर्न फाइल नहीं किया ड्यू डेट को, नेक्स्ट डे आपको मैसेज आएगा, फिर भी आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो ड्यू डेट के 5 दिन बाद आपको एक मैसेज आएगा, मैसेज नहीं इस बार नोटिस आएगा। नोटिस में बोला जाएगा कि रिटर्न फाइल कर दो अब से 15 दिन में, नहीं करेंगे तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो जाएगा। सो आपने रिटर्न फाइल किया, ओके, मैटर इज क्लोज, इसके आगे इसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपका होगा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अब यहाँ पे भी वो कंसेप्ट है कि आपकी जो असेसमेंट ऑर्डर है वो विड्रॉ हो जाएगी कब? तो आपने रिटर्न फाइल कर दिया विद इन 30 डेज, तो आपको विद इन 30 डेज तो आपकी ऑर्डर विल बी डीम्ड एज विड्रॉन, लेकिन एज यूजुअल आपकी जो लायबिलिटी है इंटरेस्ट एंड लेट फी की, दैट विल स्टिल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। अब ये कब हुआ? जब आपने ऑर्डर के 30 डेज में रिटर्न फाइल कर दिया।
बट सपोज आपने 30 आप इतने बेशरम हो कि आपने 30 डेज में भी रिटर्न फाइल नहीं किया, आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो गई, फिर भी आपने रिटर्न फाइल नहीं किया। असेसमेंट तो हो गई, डिपार्टमेंट ने ये तो बोल दिया कि आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी है, लेकिन वो टैक्स रिकवर कैसे करेंगे? तो वो रिकवर करने की प्रोसीडिंग्स एंड रिकवरी है अंडर सेक्शन 78 एंड 79। हम वो दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस ये समझ लो कि भले ही आपका असेसमेंट हो गया हो, डिपार्टमेंट को अभी तक पैसे नहीं मिले हैं, तो वो पैसे लेने के लिए वो आपके साथ 78 एंड 79 वाला प्रोसीजर करेंगे, जिससे उनको पैसे आ जाएंगे। वो चैप्टर है डिमांड एंड रिकवरी वाला चैप्टर। तो आप इस चैप्टर से उस चैप्टर में शिफ्ट हो जाएंगे अगर आप रिटर्न भर के पैसे नहीं दे रहे हो। वन मोर थिंग, ये जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट वाला ऑर्डर रहता है, ये थोड़ा सीरियस वाला ऑर्डर रहता है। इसलिए अगर कमिश्नर को एक एप्लीकेशन करके प्रॉपर ऑफिसर आपसे ये बुलवा सकता है कि हम आपके प्रॉपर्टी की अटैचमेंट करेंगे, हम आपकी प्रॉपर्टी पे क्या बोलते हैं उसको, लाइक समथिंग लाइक हाइपोथिकेशन करेंगे, जिसकी वजह से कल दिन अगर उनको उनका पेमेंट नहीं मिला तो आपके प्रॉपर्टी से वो रिकवर करेंगे। तो ये अटैचमेंट या फिर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये बात जा सकती है इफ कमिश्नर इज सेटिस्फाइड कि ये केस इतना गरीब है। तो ये सब कब होगा? असेसमेंट ऑर्डर से पहले ही आपकी प्रॉपर्टी भी अटैच हो सकती है, या फिर आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है अगर कमिश्नर को ठीक लगे। सो दिस इज काइंड ऑफ सीरियस proceeding which can happen with you in case you are a very non नॉन लॉ ऑब्जर्विंग टैक्सपेयर, तो डिपार्टमेंट आपके साथ ये एक्शन भी ले सकता है। सो ये तो एक कंसेप्ट एंड फ्लो चार्ट था। जस्ट टू समराइज, एक ऑर्डर पास होता है, सॉरी एक मैसेज आता है आपको बिफोर ड्यू डेट, आफ्टर ड्यू डेट में मैसेज आता है, 1 दिन बाद, 5 दिन बाद नोटिस आती है कि रिटर्न फाइल करो, फाइल किया तो ओके, नहीं किया तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। असेसमेंट ऑर्डर से पहले आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। सपोज ऑर्डर आ गई, रिटर्न फाइल किया, ओके नो प्रॉब्लम, फिर भी रिटर्न फाइल नहीं किया तो यू कैन गो अंडर प्रोसीडिंग्स ऑफ रिकवरी अंडर सेक्शन 78 एंड 79। अब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पास करने के लिए डिपार्टमेंट के पास डेटा कहाँ से आता है? तो वो आ सकता है। अब ये बहुत ही छोटा सा चिंटू सा कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पे मैंने कवर किया है क्योंकि आपको इससे भी 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये बस 5-6 वर्ड्स आप लिख दोगे तो भी आपको ये मार्क्स मिल जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे कवर किया है। तो क्या डेटा यूज करता है डिपार्टमेंट? जीएसटीआर 1 यूज करता है। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, 1 इज नॉट योर रिटर्न, इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट, इसलिए उसका डेटा यूज होता है जीएसटीआर 3 की लायबिलिटी डिटरमिन करने में। ये मत समझना कि 1 फाइल किया मतलब ही रिटर्न फाइल कर दिया, बिकॉज 1 इज नॉट अ रिटर्न। तो 1 का डेटा यूज हो सकता है, जीएसटीआर 2 है या फिर जीएसटीआर 2 का डेटा यूज हो सकता है। ये क्या होता है? आपके वेंडर्स, उनके जो जीएसटीआर 1 भरते हैं, वहां से आपका 2 फ्लो होता है, वो डिपार्टमेंट यूज कर सकता है। या फिर ई-वे बिल का डेटा होता है, या फिर पहले कोई इंस्पेक्शन हुआ हो, या अब कोई इंस्पेक्शन करे तो उसमें जो डेटा मिला वो डेटा यूज कर सकते हैं, या फिर एनी अदर इन्फॉर्मेशन जो डिपार्टमेंट के पास है वो यूज करके आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट वो कर देंगे। सो ये थी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हु आर नॉट रेगुलर फाइलर्स ऑफ रिटर्न। अब इस वीडियो की लास्ट कंसेप्ट इज बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑफ द अनरजिस्टर्ड पीपल हु ऑब्वियसली आर नॉट फाइलिंग रिटर्न्स, क्योंकि वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, लेकिन वो टैक्सेबल है, मतलब उन पर टैक्स की लायबिलिटी है, फिर भी वो रजिस्ट्रेशन भी नहीं ले रहे। तो इस केस में द कंसेप्ट इज कि जब कोई टैक्सेबल पर्सन है, वो रजिस्ट्रेशन ही नहीं ले रहा, बीइंग लायबल टू डू सो, फिर भी रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहा, या फिर कोई ऐसा टैक्सेबल पर्सन जिसने रजिस्ट्रेशन लिया था बट उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, तो उस केस में इसकी होगी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। तो 2 टाइप्स ऑफ पीपल आर कवर, 1 जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, सेकंड जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। अब कैंसिल क्यों हुआ तो उसके ग्राउंड ये है कि उसने कॉन्ट्राविन किए थे जीएसटी लॉ के प्रोविजन, इसलिए उसका कैंसिल करना पड़ा रजिस्ट्रेशन। सेकंड, उसने रिटर्न ही फाइल नहीं किए 6 महीने के, हमारे रिटर्न्स मंथली होते हैं, तो कॉन्जिक्यूटिव 6 मंथ्स उसने रिटर्न्स फाइल नहीं किया तो उसका रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। या फिर सपोज वो कॉम्पोजिशन वाला पर्सन है, तो उसने 3 टैक्स पीरियड के रिटर्न फाइल नहीं किया। कॉम्पोजिशन पर्सन को क्वार्टरली रिटर्न होते हैं, सो 3 क्वार्टर्स तक अगर उसने रिटर्न फाइल नहीं किया तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल। नेक्स्ट, उसने वॉलंटरीली रजिस्टर करवाया था खुद को, लेकिन अपना बिजनेस ही कमेंस नहीं किया 6 महीने तक, तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। या फिर उसने फ्रॉड, मिसस्टेटमेंट, विलफुल सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स वगैरह करके अगर रजिस्ट्रेशन लिया था, तो वो रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है। ये सारे ग्राउंड है कैंसिलेशन के। ये अगर हुआ तो प्रॉपर ऑफिसर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा, क्योंकि आप
रजिस्टर्ड ही नहीं हो, आपका कैंसिल हुआ है रजिस्ट्रेशन, तो डेटा कहाँ से आएगा उनके पास लायबिलिटी डिटरमिन करने के लिए? इसलिए दे विल यूज देयर बेस्ट जजमेंट। अब यहाँ पे भी प्रोसेस इज वेरी सिंपल। एक नोटिस आता है, प्लस उसमें ग्राउंड्स आते हैं कि ये ग्राउंड्स है, ये यूज करके हम आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर रहे हैं। उसके 15 डेज में आपको रिप्लाई करना है। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो हमेशा दी जाएगी, और फिर फाइनल ऑर्डर पास होगा जिसमें फाइनल चीजें लिखी रहेंगी कि इतना टैक्स है, इतना इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, पे करो, ये टैक्स है, वो रिटर्न है, सब 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 उसमें लिखा जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे क्या टाइम लिमिट है टू पास दिस ऑर्डर ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट? सो दिस इज सेम एज सेक्शन 62। मतलब ये जो हमने पढ़ा था, ये पूरा, ये वैसे का वैसे रहेगा, यही टाइम आपके पास रहेगा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने के लिए। ओके, सो यस, दिस वाज अ वेरी स्मॉल कंसेप्ट, क्योंकि ये बेस्ट जजमेंट और वो बेस्ट जजमेंट एकदम सेम है। यहाँ पे बस डिफरेंस इतना है कि आपको ये वाला आंसर याद रखना है कि किसके लिए ये एप्लीकेबल है एंड रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन क्यों हो सकता है। यहाँ पे खत्म होते हैं हमारे कंसेप्ट। इसके बाद एक समरी असेसमेंट का छोटा सा पार्ट है एंड उसके बाद ऑडिट है। Both of these concepts will be covered in the last part of this video. This is it for part number 2. Thank you so much and bye bye.